सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज़, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जो आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था 27 तारीख को। उसमें हम ऑलरेडी 30 क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता चुका हूँ कि किसका क्या आंसर है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं अगले 30 क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि भाई उन क्वेश्चन के क्या क्या आंसर्स थे। ठीक है, ये इसका पार्ट 2 है। मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है, इसमें आपका ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इवनिंग शिफ्ट के रिगार्डिंग की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर ये कहता है कि इनमें से कौन सा केंद्रीय बैंक का साख नियंत्रण का गुणात्मक उपाय है। गुणात्मक उसने पूछा है। दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके मात्रात्मक और एक होते हैं आपके गुणात्मक। ठीक है, जैसे कि खुले बाजार की क्रियाएं, सीआरआर, बैंक दर, रेपो रेट, ये तो होते हैं मात्रात्मक। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये जो सीमांत आवश्यकताएं हैं, सीमांत आवश्यकता हो गया, साख की राशनिंग हो गया, नैतिक दबाव हो गया, ये वाला जो होता है आपका, ये होते हैं आपके गुणात्मक। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सीमांत आवश्यकता। उसके बाद कहता है कि जो व्यक्ति गणना अनुपात होता है उस चीज़ का उपयोग जो है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है। व्यक्ति गणना अनुपात का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है। हेड काउंट रेशो इसको कहते हैं। कह रहा है लिटरेसी रेट के लिए किया जाता है या इलिटरेसी के लिए किया जाता है या इनरोलमेंट के लिए किया जाता है, इसमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई देखिए, हेड काउंट रेशो जो होती है वो ये बताता है कि निर्धनता रेखा से कितने लोग नीचे रह रहे हैं। तो यहाँ पे तो उसने ऐसा कुछ दिया ही नहीं, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे निर्धनता रेखा के रिगार्डिंग कोई बात ही नहीं की गई है कि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसका आंसर हो जाएगा डी। अब वो कहता है कि भैया इसको ध्यान से पढ़िए, आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है, एक असर्शन दे रखा है और एक रीजनिंग लिखी हुई है, और उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर कह रहा है ब्रिटिश काल में भारत का जो व्यापार था ना वो अधिक्य का था, क्योंकि निर्यात का मूल्य आयातों के मूल्य से जो है वो ज़्यादा था। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ये बात ठीक है। और जो ये जो सरप्लस था, और रीज़न में देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रिटिश उद्योगों के लिए बहुत अधिक कच्चा माल ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था। ठीक है, क्या क्या ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। रीज़न के अंदर अगर हम बात करें, हम कच्चे माल का क्या निर्यात करते थे? बिल्कुल करते थे, कच्चे माल का निर्यात और तैयार माल का आयात करते थे। तो भाई जो असर्शन में लिखा हुआ है वो भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, जो रीज़न में लिखा हुआ है वो भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, दोनों जो हैं वो बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा कि भाई असर्शन और रीज़न दोनों बिल्कुल ठीक हैं, और रीज़न जो है वो असर्शन की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि व्यापार शेष अधिक्य का कब होता है? जब निर्यात ज़्यादा होता है आयात से। तो उस टाइम पे हमारा निर्यात ज़्यादा क्यों था? क्योंकि भारत से बहुत ही बड़ी मात्रा में कच्चा माल जाता था ब्रिटेन की तरफ। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 को भी कहता है कि भैया इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहले में कहता है कि जो नाबार्ड है ना वो ग्रामीण साख की एक शीर्ष संस्था है, एक टॉप का जो है वो जो है अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। क्या ये बात ठीक है या नहीं? तो भाई ये बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सही बताया गया है। और स्टेटमेंट 2 के अंदर कहता है कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना मूल रूप से किसानों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान करते हैं। कमर्शियल बैंक किसानों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान करते हैं। ये यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे स्टेटमेंट 2 के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो भैया देखो, किसानों की जो ऋण की जो आवश्यकता होती है वो दो चीज़ों के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि वो केवल उनकी उपभोग की आवश्यकताओं के लिए जो है ऋण उपलब्ध कराते हैं, वो और भी किसी पर्पज़ के लिए। एक होता है प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट, एक होती है अनप्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट। तो वो जो है चाहे प्रोडक्टिव हो या अनप्रोडक्टिव हो, दोनों में से कोई भी, दोनों के लिए कराते हैं। स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत लिखी हुई है, और स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका 34 का वो हो जाएगा आपका सी, कि भाई कथन जो 1 है वो सही है और कथन 2 जो है वो आपका असत्य है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 35 में फिर वही कहता है, दो स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बताना है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर स्टेटमेंट 1 सबसे पहले में क्या कह रहा है कि साख सर्जन जो है उसमें लिखा हुआ है कि उच्च शक्ति मुद्रा तथा आरक्षित कोषों पर आधारित होती है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि साख का जो सर्जन है वो कितना आरक्षित अनुपात होगा उस पर, और हाई पावर्ड
उच्च शक्तिशाली मुद्रा, हाई पावर्ड मनी, इन दोनों पर आधारित होती है। तो मैंने आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन कराया था उसमें एक मनी मल्टीप्लायर का एक सूत्र भी बनाया था उच्च शक्तिशाली मुद्रा के साथ, अगर आपको याद हो तो इसका रिलेशन इसके साथ एलआरआर सीआरआर सबके साथ होता है, ठीक है। तो भाई कथन वन जो है वो तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, हाई पावर्ड मनी और आरक्षित अनुपात जितना होगा उतना ही मनी क्रिएशन होती है। और स्टेटमेंट 2 में लिखा हुआ है कि साख का जो सर्जन है ना वो वैधानिक आरक्षित अनुपात से प्रत्यक्ष अनुपातिक रूप से संबंधित है। कह रहा है मनी क्रिएशन जो है उसका एलआरआर के साथ प्रत्यक्ष संबंध है। ये बेटा गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसके साथ तो इन्वर्स रिलेशन होता है, जितनी ज़्यादा वैल्यू एलआरआर की होगी उतना कम मनी क्रिएशन, जितना कम वैल्यू एलआरआर की उतना ज़्यादा मनी क्रिएशन। तो जो कथन 2 है वो गलत लिखा हुआ है, कथन 1 जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो 35 का जो आंसर है आपका वो जाएगा सी, कि कथन 1 जो है वो सत्य है और कथन 2 जो है वो असत्य है। उसके बाद हम बात करते हैं 36वें की। कह रहा है इसको जो है हमें सिस्टमेटिक वे के अंदर लगाना है, कि पहले में लिखा हुआ है दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, फिर लिखा हुआ है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर लिखा हुआ है महाविभाजन का वर्ष, और फिर लिखा हुआ है कि कृषि आयातों प्रतिबंधों का उन्मूलन। देखो आपको इन सबके ईयर पता होने चाहिए, ठीक है। इसका जो ईयर रहता है वो होता है बेटा 1956, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से वो हो गई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो हुआ था आपका क्या कहते हैं 1969 के अंदर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। महाविभाजन का वर्ष किसको कहते हैं? महाविभाजन का जो वर्ष है वो उसको कहते हैं 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं, ठीक है। और फिर आगे ये कृषि आयात प्रतिबंधों का उन्मूलन कब हुआ, इन सब का आपको ईयर आपको याद होना चाहिए। अब जैसे मान लो आपको इसका नहीं पता, ठीक है, चौथे वाले का आपको ईयर नहीं पता, तो आप देखिए इसका तो आपको पता है 1921 सबसे पहला तो ये आ रहा है, 1921 ये सबसे पहला आ रहा है, इसके बाद 1956 है, उसके बाद 19 ये है, मतलब 3 1 2 ये आपका बन रहा है, पहले 3 फिर 1 फिर 2। तो आप खुद सोचिए 3 1 2 कहाँ दिख रहा है आपको? ये रहा 3 1 2, इस पर तो आप श्योर है ना, 3 1 2 का जो क्रम है वो ये होगा। और तो भाई सिंपल सी बात है, ये इसका आंसर होगा। अगर आपको इसका पता भी नहीं है तो भी यही होगा, क्योंकि 3 1 2 पे आप श्योर हो, इन तीनों के ईयर आपको पता है। तो ये हो जाएगा ये 1921 में, ये 1956 में, और वो 1969 में। तो इन तीनों का आपको ईयर पता है, इनका तो इसको करके डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि निम्न कथनों को पढ़िए और बताइए असर्शन और रीज़न में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पे कहता है कि व्यापार शेष जो है ना वो भुगतान शेष का एक भाग है। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ये बात ठीक है, क्योंकि ये केवल दृश्य मदों को रिकॉर्ड करता है और ये दृश्य अदृश्य एक पक्षीय सबको रिकॉर्ड करता है। और कह रहा है भुगतान शेष जो है ना व्यापार शेष की तुलना में एक वृहत अवधारणा है, मतलब ये एक वाइडर टर्म है, ये एक वाइडर टर्म है, और ये एक वाइडर टर्म है कि कौन? भुगतान शेष व्यापार शेष की अपेक्षा। तो भाई ठीक है, जब मैंने बोला कि भाई व्यापार शेष भुगतान शेष का एक भाग है, क्यों है? क्योंकि ये केवल दृश्य को रिकॉर्ड करता है, वो सबको रिकॉर्ड करता है, तो वाइडर हुआ ना कौन? भुगतान शेष। तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा, कि दोनों चीज़ें ठीक लिखी हुई हैं और जो रीज़न है वो भी स्टेटमेंट की असर्शन की सही व्याख्या कर रहा है। उसके बाद आते हैं कि नोट तथा सिक्के डैश तथा डैश द्वारा जारी किए जाते हैं। नोट तथा सिक्के, अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। नोट कौन जारी करता है? नोट जारी करता है केंद्रीय बैंक, ठीक है। सिक्के कौन जारी करता है? सिक्के जारी करता है भारत सरकार, ठीक है। तो 1 और 3 का पेयर देख लीजिए, 1 और 3 का पेयर कहाँ है? 1 और 3 का पेयर ये रहा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 39वें पे। कह रहा है कि ग्रामीण बैंक जो होते हैं ना वो ग्रामीण बचतों को जुटाने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हुए। ग्रामीण बैंक ग्रामीण बचतों को जुटाने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हुए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो उनकी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो भी परिवार वगैरह हैं उनकी जो छोटी छोटी बचतें होती हैं वो जो है, जो लोगों का पैसा है वो लोग अपने पैसे जो हैं अकाउंटों में अपने जमा नहीं कराते, वो अपने पास रखना ज़्यादा मैंडेटरी समझते हैं, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्यों? इसका रीज़न क्या है? कह रहा है ग्रामीण लोगों के पास बैंक प्राप्त संख्या में बैंक खाता ही नहीं है। अभी जब अकाउंट होगा तो ही तो पैसा जो है अकाउंट में डालेगा,
तो क्या ये बात ठीक है? क्या गांव के लोगों के पास अकाउंट नहीं होते जिसकी वजह से वो अपने पैसे जमा नहीं कराते? तो भाई ये बात बिल्कुल ठीक है, वहाँ के लोग ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोगों के अकाउंट नहीं होते जिस वजह से वो अपने पैसे अकाउंट में ही नहीं डालते, और ग्रामीण बैंक जो है वो ग्रामीण बचतों को जुटाने में पूर्ण रूप से सक्षम हो ही नहीं पाते। तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, और रीज़न जो है बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। कह रहा है निम्न कथनों को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहा है 40 के अंदर कहता है कि जो किसान है ना, आरंभिक निवेश, बीज, उर्वरक, यंत्र तथा अन्य पारिवारिक व्यय के लिए विभिन्न स्रोतों से ऋण लेते हैं। कि अगर किसानों को बीज लेना है, उर्वरक लेना है, निवेश लेना है, यंत्र लेना है, कुछ भी लेने हैं, कुछ भी उसको करना है, तो भाई वो अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, इसके ऊपर डिपेंड है। क्या ये चीज़ ठीक है? हाँ जी। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे कि बुआई तथा आय अर्जन के बीच बहुत कम समय अंतराल होता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि जब किसान ने अपनी फसल को उगाया और जब तक उसको बेच के जब तक वो इनकम अर्न नहीं कर लेता, कह रहा है उसके बीच में बहुत कम टाइम पीरियड होता है। ये बेटा बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। जब किसान अपनी फसल को उगाता है और जब तक उसको फसल कटती है, फिर वो बिकती है, फिर वो इनकम अर्न करता है, उसके बीच में तो बेटा बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, महीनों लग जाते हैं उस चीज़ के अंदर। तो ये गलत लिखा हुआ है। तो 40वें का जो आंसर है बेटा वो हो जाएगा आपका सी, कि भैया ये जो है सत्य है और वो असत्य है। उसके बाद हम बात करते हैं 41वें की। कह रहा है कि इन कथनों को पढ़िए और कथन ए तथा बताइए क्या है, क्या सही है क्या गलत है। कह रहा है यूपीआई व अन्य पटलों का प्रयोग डिजिटल भुगतान में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्या ये चीज़ ठीक है? क्या ये चीज़ गलत है? बिल्कुल सही बात है। लोग आजकल लोगों को बैंक की जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग भैया पेटीएम, एटीएम, ये पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, इन सब चीज़ों का जो है भैया यूपीआई ले, ये ले, वो ले, सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अब कहता है कि रीज़न में कह रहा है ये लेन देन सुरक्षित है, सुविधाजनक है, और टाइम बच जाता है आपका। वास्तविक समय में तुरंत एक क्लिक करा, क्लिक करते ही ले भाई पैसा इधर से उधर पहुंच जाता है 1 मिनट के अंदर। तो क्या ये बात ठीक है या ये बात ठीक नहीं है? तो भाई ये बात बिल्कुल ठीक है। असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और रीज़न जो है वो उसकी बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। ये इसका दिन प्रतिदिन इतना डिजिटल क्यों होता जा रहा है सब कुछ? क्योंकि भाई सेफ़ है, ठीक है, और सुविधाजनक है, और समय की बचत होती है लोगों की, इस वजह से ऐसा हो रहा है। उसके बाद कह रहा है निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। निर्धन व्यक्तियों के पास कम संपत्ति होती है तथा कच्चे घरों में रहते हैं। ये जो है स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है। क्या ये बात ठीक है कि उनके पास कम प्रॉपर्टी होती है, उनके मकान भी जो है ऐसे बहुत बढ़िया, ऐसे कोई बंगला नहीं बना होता, उनके कच्चे घर होते हैं? क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग जो हैं भूमिहीन होते हैं। भूमिहीन कह सकते हो या निर्धन कह सकते हो, जिनके पास ज़मीन नहीं होती। क्या ये स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है? हाँ जी, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। कई तरीके के लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी ज़मीन भी नहीं है। तो भैया यहाँ पे जो इसका आंसर है, इसका जो आंसर है आपका ए, इसका आंसर हो जाएगा 42 का, कि भैया स्टेटमेंट 1 भी ठीक, स्टेटमेंट 2 भी ठीक। उसके बाद कहता है कि कुमारी जो है ना, कुमारी संजना ने अपने विनिर्माण इकाई के कर्मचारियों के लिए एक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आरंभ किया है। कह रहा है अपने कर्मचारियों के लिए, उसके मतलब एक उसका कोई भी एक उद्योग है, उसमें उसने अपने कर्मचारियों के लिए हेल्थ कितनी ज़रूरी है, हेल्थ कितनी ज़रूरी होती है उसकी अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम चलाया है, जिसमें स्वास्थ्य के लिए सामाजिक जागरूकता भी शामिल थी। निम्न में से कुमारी कौन सा उद्देश्य को पूरा कर रही है? मानव के विकास का या मानव पूंजी निर्माण का, ठीक है, या लिंग भेद का, या अपने कर्मचारी की उत्पादकता के अंदर वृद्धि करने का। इसमें से कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पूरा कर रही है, ये हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है, कह रहा है कि ऐसा ये जो कुमारी संजना एक कोई भी ओनर है इस कंपनी की, वो ऐसा करके कौन से उद्देश्य को पूरा नहीं करती है, ठीक है। नहीं वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं आप सोचो कौन सा उद्देश्य पूरा करती है, ये आपको बता दो यहाँ पे। तो
कौन सा उद्देश्य पूरा नहीं कर रही? क्या मानव का विकास हो रहा है? मानव विकास कब होता है? मानव विकास भाई तब होता है जब एक देश के लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा, अच्छी से अच्छी हेल्थ मिलती है, तो होता है, ठीक है। मानव पूंजी निर्माण होगा जब भाई हेल्थ अच्छी होगी, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इसका एग्जाम्पल होता है, इसका स्रोत होता है मानव पूंजी निर्माण का, और फिर इससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। ये तो तीनों चीज़ें होंगी, लेकिन लिंग भेद लिखा हुआ है, कह रहा है लिंग भेद क्रिएट कर रही है, तो ये थोड़ी ना कर रही है वो लिंग भेद। तो क्या कौन सा उद्देश्य पूरा नहीं कर रही? नहीं वाला बताना है हमें। तो लिंग भेद का निर्माण जो है वो नहीं कर रही। उसके बाद कह रहा है कि मान लीजिए कि वस्तुओं का जो निर्यात है वो 8,000 करोड़ है, आयात 10,000 करोड़ है, अदृश्य मदों का शुद्ध निर्यात इतना है तथा शुद्ध एक पक्षीय हस्तांतरण जो है वो इतना है। तो कह रहा है भुगतान शेष के चालू खाते में क्या होगा। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चालू खाते के घटक क्या होते हैं? वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात और एक पक्षीय हस्तांतरण, ठीक है। देखो वस्तुओं का अगर हम वो निकालें निर्यात और आयात, तो कितना आएगा? माइनस का 2,000। कितना आएगा? माइनस का 2,000। अदृश्य में कितना है? अदृश्य में शुद्ध निर्यात दे रखा है 2,000, उसका माइनस का 2,000, इसका प्लस का 2,000, तो 2,000 में से 2,000 कट गया, ये तो जीरो हो जाएगा, और बचा एक पक्षीय हस्तांतरण, ये कितना है? 5,000। मतलब इन सबको जब आप करोगे, वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात और एक पक्षीय हस्तांतरण, तो जब आप सबको करोगे क्या करना है? 8 में से 10 गए, माइनस का 2,000, प्लस का 2,000 और 5,000, तो आपके पास 5,000 बच जाएगा। तो चालू खाते के अंदर क्या होगा? अधिशेष रहेगा 5,000 रुपये का, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? अधिशेष जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जी इसको ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प बताइए। पहले में कहता है, इसके अंदर कहता है 45 के अंदर कि जी निर्धनता वह अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता को पूर्ण कर पाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल गलत लिखी है। गरीबी उस चीज़ को कहते हैं जब बंदा अपनी बेसिक नीड्स को जो है, जब बंदा अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता उसको निर्धनता कहते हैं। ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। और कह रहे हैं निर्धनता 2 प्रकार की होती है, सापेक्ष और निरपेक्ष। ये बिल्कुल ठीक लिखी हुई है बेटा। स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत लिखी हुई है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ये कि भैया स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल ठीक है, और स्टेटमेंट 1 जो है वो आपकी बिल्कुल गलत है। अगले हम बात करते हैं 46वें क्वेश्चन की। कह रहे पढ़िए असर्शन को, रीज़न को, और बताइए कि भैया कौन सा सही है और कौन सा गलत है। 46 के अंदर ये कहता है कि भाई जब विदेशी विनिमय का अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह एक समान होता है तो भुगतान शेष संतुलन में होता है। अंतर प्रवाह मतलब अंतर प्रवाह मतलब इनफ्लो, बाह्य प्रवाह मतलब आउटफ्लो। कह रहे हैं जब इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों बराबर होंगे, एक समान होंगे, तो क्या भुगतान शेष संतुलन में होगा। बिल्कुल सही बात है भाई। भुगतान शेष आपको क्या बताता है? कितनी विदेशी मुद्रा आई, कितनी विदेशी मुद्रा गई। तो जब विदेशी मुद्रा का इनफ्लो आउटफ्लो दोनों बराबर होंगे तो भुगतान शेष तो बराबर आना ही आना है। कह रहा है चालू खाते का शेष पूंजी खाते का शेष का योग शून्य होता है, ये इसका रीज़न है। तो बिल्कुल ठीक बात है भाई। जब इन दोनों का शेष शून्य के बराबर होगा तो भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में पाया जाता है, और जब नहीं होता तो वो डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, उसके अंदर असंतुलन हो जाता है। और इन दोनों का योग शून्य के बराबर कब होता है? जब इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों ठीक है, और रीज़न जो है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। फिर कहता है के जी इसको पढ़िए और बताइए के जी कौन सी कथन जो है सही कथन को पहचानिए, सही बताना है हमें। स्वतंत्रता के समय भारत में विविध औद्योगिक आकार थे। मतलब विविध का मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। इंडिया वाज द हैविंग डाइवर्सिफाई इंडस्ट्रियल बेस। डाइवर्सिफाई मतलब एक तरीके के उद्योग नहीं थे, कई तरीके के उद्योग थे। तो भाई ये तो गलत है। उस समय तो सिर्फ हैंडीक्राफ्ट वगैरह ही ऐसा चल रहा था, और जैसा कोई खास उद्योग भी नहीं थे। ये गलत दे रखी है। विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश एकाधिकार से भारतीय निर्यातकों को लाभ हुआ। कह रहे हैं क्योंकि केवल इन्हीं की मोनोपोली हो गई थी, हमारे मोस्टली जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे थे वो इन्हीं के साथ हो रहे थे। तो कह रहे हैं इससे भारतीय आयातकों को लाभ हुआ, इससे भाई हमारे को कोई लाभ नहीं हुआ। औद्योगिकरण पर, उसके बाद लिखा हुआ है औद्योगिकरण पर सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अत्यधिक मैंने औद्योगिक आधार विविध किया। इसमें ये लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है ब्रिटिश के द्वारा अपनाई व्यापार नीति को प्रतिबंधित व्यापार नीति कहते हैं। इस पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रिटिशों के द्वारा, यहाँ पे ये जो ये स्टेटमेंट इसमें देखिए कह रहा है जब सरकार ने जितने भी औद्योगिकरण पे जो जिम्मा है सरकार ने अपने ऊपर ले लिया था, ठीक है। और
विविध विविध का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन, कि एक चीज़ की बजाय मल्टीपल चीज़ों के अंदर डील करना, नए नए वस्तुएं आपको जब कंज्यूम करने के लिए मिलती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जी, ये तीनों जो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, ये तीनों जो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं ये गलत लिखी हुई हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा डी, 47 का डी आंसर है जी। उसके बाद हम बात करते हैं 48 के रिगार्डिंग। कह रहा है बताइए कौन सा कॉलम जो है, कॉलम 1 में दी गई मदों को कॉलम 2 में दी गई मदों से मिलान की जाए जी हमें। ठीक है, शिक्षा का आधार राइट टू एजुकेशन कब आया था? राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है इसमें से किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे ग्रामीण बालिका के लिए। नौकरी के दौरान प्रशिक्षण, ये किसका एग्जाम्पल है? नौकरी के दौरान प्रशिक्षण मानव पूंजी का, और भौतिक पूंजी जो होती है वो स्पर्श योग्य होती है। तो ये इसका ये बन रहा है, इसका जो क्रम बन रहा है 2 3 4 1, 2 3 4 1। ठीक है, ये यहाँ पे बन रहा है 2 3 4 1, ये इसका आंसर हो जाएगा जी आपका। अब हम बात करते हैं 2 3 4 1 के बाद। ये यहाँ पे दे रखा है एक सेक्शन सी है, यहाँ पे दे रखा है कि जी 12 में से 10 प्रश्नों को हल करना है। अब बच्चे इसको देख के डर गए क्वेश्चन को, और जी ये क्या आ गया जी, ओ भाई साहब लाखों करोड़ों के अंदर बात चल रही है, डिजिट दे रखा है, ये सब क्या आ गया, ये क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो इसको ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बजट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बजट दे रखा है, ये आपको, ये हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी इसके अंदर करना नहीं है आपको, बस इसके अंदर फॉर्मूले पता होने चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 2019-20 का एक्चुअल। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 20-21 का बजट एस्टिमेटेड, अंदाज़ा अनुमान। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 20-21 का रिवाइज एस्टिमेटेड, और यहाँ पे फिर लिखा हुआ है 21-22 का एस्टिमेटेड। ठीक है, तो आपको इसके अंदर पूछा क्या गया है, यहाँ पे देखो सब चीज़ें दे रखी हैं बजट के अंदर, जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट, रिकवरी ऑफ लोन, सब कुछ दे रखा है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, 19-20 के वास्तविक बजट के अनुसार राजस्व घाटा कितना था, ये आपसे जो है क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो बेटा राजस्व घाटे का फॉर्मूला क्या होता है? राजस्व घाटे का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। राजस्व घाटे का फॉर्मूला क्या होता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, ये होता है। ठीक है, अब राजस्व प्राप्तियाँ तो देखो आपको ये सीधा दे रखी है, ये रही रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व प्राप्तियाँ। ठीक है, अब यहाँ इतनी सारी दे रखी है, कौन सी लेनी है? 19-20 की लेनी है। ठीक है, 19-20 की ये वाली, ये रही राजस्व प्राप्तियाँ। ठीक है, अब आती है बात राजस्व व्यय की। तो राजस्व व्यय आप यहाँ देखोगे, राजस्व व्यय कहीं नहीं लिखा हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो राजस्व व्यय बेटा 2 तरीके का होता है। ठीक है, एक होती है टैक्स रिसिप्ट और एक होती है नॉन टैक्स रिसिप्ट। ठीक है, यही तो 2 तरीके की होती है, टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। कर से जितना भी पैसा आया और कर को छोड़कर जितना पैसा आया, ये तो आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों को जोड़ के ये कौन सी हो जाएगी? राजस्व व्यय। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के उसमें से ये माइनस कर देना है। जब आप इसको करोगे ये आ जाएगा आपके पास, ये आंसर आ जाएगा आपका 666,545। तो राजस्व घाटा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, बस ये करना है इसके अंदर। उसके बाद कह रहे हैं कि 19-20 के संशोधित अनुमानों के आधार पर कर की जो प्राप्तियां हैं वो जो हैं पिछले सालों की तुलना में कम है। इसका क्या रीज़न है? 2020-21 के संशोधित अनुमानों के आधारों पर कर प्राप्तियां, टैक्स रिसिप्ट देखिए बेटा, टैक्स रिसिप्ट ये है आपकी टैक्स रिसिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे उसने क्या बोला है? उसने बोला 2020-21 के संशोधित अनुमानों के आधार पर 2000 देखो 19-20 की अगर हम 19-20 की बात करें, टैक्स रिसिप्ट कितनी थी? टैक्स रिसिप्ट जो थी आपकी, ये थी आपकी 1,35,000, 1,00,000 कितनी है ये आपकी है 1,35,000 जो भी है। ठीक है, और ये है यहाँ पे इतनी 19-20 की, मतलब इसके कंपैरिजन में जो है कम है, 13,56,902 है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 13,44,500 है, मतलब कम है।
ठीक है, 19 उसके मुकाबले में कम आ रही है यहाँ पे, चाहे यहाँ पे देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए टैक्स रिसिप्ट कम है। तो कह रहा है इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है कि भैया 19-20 में आपकी टैक्स रिसिप्ट जो है वो कम क्यों आ रही है। तो कह रहा है कोरोना तालाबंदी की वजह से लॉकडाउन लग गया था, इस चक्कर की वजह से, विदेशी मुद्रा का बाह्य प्रवाह इसकी वजह से, या उत्पादन और उपभोग में कमी इसकी वजह से, या उपरोक्त सभी। कौन सा रीज़न है जो इसका आंसर है। देखो ये तो बिल्कुल होगा ही होगा, इस पे तो डैम श्योर है। और 90% ये खेल गया इस क्वेश्चन के अंदर, 90% बच्चों ने इसमें इसी में आंसर लगाया को, बस उन्हें लॉकडाउन दिखा, बस हो गया आंसर, बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। भैया उस टाइम पे उत्पादन और उपभोग भी कम हो रहा था, ये दोनों ऑप्शन तो हैं ही, ठीक है, ये तो होगा ही होगा, दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जब ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं और ए और सी का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो ये भी होगा इसका। देखो मोस्टली आपको ना, मोस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, जिस भी क्वेश्चन में उपरोक्त सभी का आपको आंसर उपरोक्त सभी का ऑप्शन मिले ना, तो ज़्यादा चांस होते हैं उसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। ये मोस्टली केसेस के अंदर ये देखा गया है, ठीक है, मोस्टली केसेस के अंदर। तो इसका जो आंसर है वो भाई उपरोक्त सभी है, ठीक है, उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि उपरोक्त दी गई सूचना के आधार पर राजकोषीय घाटा जो है, राजकोषीय घाटा क्या हो रहा है। अब ऊपर आइए, और राजकोषीय घाटा क्या होता है। अब यहाँ तो आपको कहीं राजकोषीय घाटा दिख नहीं रहा, यहाँ कहीं राजकोषीय घाटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको राजकोषीय घाटा। तो मेरे भाई राजकोषीय घाटा होता है सरकार की उधार, ठीक है, सरकार ने जितना उधार लिया, जितनी बोराइंग्स है, ये है बोराइंग्स, ये दिख रही है यहाँ पे आपको बोराइंग्स, ठीक है। तो बोराइंग्स देखो पहले इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, बढ़ी रही है धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो बोराइंग्स जो उधार होता है, राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू सरकार की उधार के बराबर होता है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो है आपका, ये आपका बढ़ रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है। ब्याज ये ऊपर से रिलेटेड नहीं है, मतलब ऊपर टेबल में कुछ नहीं देखना। कह रहा है ब्याज किस में शामिल होता है, तो भाई ब्याज राजकोषीय घाटे में शामिल होता है, ठीक है। और अगर वो पूछता ब्याज किस में शामिल नहीं होता, तो प्राथमिक घाटा लगाते इसका आंसर। उसके बाद कहता है कि जी इनको ध्यान से पढ़िए दोनों को और बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कह रहा है यदि राजस्व घाटा अधिक है तो राजकोषीय घाटा भी अधिक होगा, क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है। अगर राजस्व घाटा अधिक होता है तो राजकोषीय घाटा भी जो है वो अधिक होगा, क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है बेटा, अगर जितना ज़्यादा राजस्व घाटा होगा उतना ज़्यादा ही राजकोषीय घाटा होगा, क्योंकि राजकोषीय घाटे के अंदर जो है सारी की सारी प्राप्तियाँ और सारी की सारी वे आ जाते हैं उधार को छोड़कर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसमें केवल राजस्व नेचर के आते हैं, मतलब इसमें तो राजस्व और पूंजीगत दोनों आते हैं, इसमें केवल राजस्व वाला आता है। तो जितना ज़्यादा राजस्व वाला होगा, सिंपल सी बात है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये समझ लीजिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही दे रखी है आपको, ठीक है। और लिखा हुआ है ब्याज का भुगतान एक पूंजीगत व्यय, ये बेटा गलत लिखा हुआ है। ब्याज का भुगतान एक राजस्व व्यय होता है, क्योंकि इससे कोई एसेट और लायबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता। कथन 1 ठीक है, और कथन 2 जो है वो गलत है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यदि प्राथमिक घाटा शून्य होता है, देखो क्वेश्चन आगे बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोबारा ये क्वेश्चन फंस सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यदि राजकोषीय घाटा शून्य होता है तो डैश ब्याज भुगतान के समान होता है। बेटा आपको इसका अगर फॉर्मूला पता हो, प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ये होता है, ठीक है। तो अगर भाई आप खुद सोचो, भाई मैंने बोला प्राथमिक घाटे का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, आपका होता है फिस्कल डेफिसिट और माइनस इंटरेस्ट जितना भी आप पे कर रहे हो, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर वो कह रहा है भाई ये चीज़ जीरो है, ठीक है, ये जीरो है, तो आप कौन कौन सी चीज़ें बराबर होंगी, फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिस्कल डेफिसिट का मतलब आपका राजकोषीय घाटे को कहते हैं, तो राजकोषीय घाटा और भुगतान जो है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये शून्य प्राथमिक घाटे के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मैं आपको जब इसके MCQ बता रहा था 2 मैंने टॉपिक बताए हैं आपको, शून्य प्राथमिक घाटा और दूसरा राजकोषीय अनुशासन। इस चैप्टर से ये दोनों टॉपिकों पे क्वेश्चन कंपलसरी है, एग्ज़ाम में आना ही आना है, ठीक है।
अब ये एक पैराग्राफ दे रखा है, रामायण कथा यहाँ लिख रखी है, ठीक है। इसके बिहाफ पे हमें कुछ क्वेश्चन बताने हैं, ये फ्री के नंबर होते हैं ये, ठीक है। इसको आप बिना पढ़े भी आंसर दे सकते हो, कोई ऐसा खास वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना। भारत ने नई आर्थिक नीति को कब अपनाया? देखो कॉमन सेंस की बात है, 1991 में अपनाया। ऊपर पढ़ो या ना पढ़ो तब भी किसी भी बच्चे को पता होगा 1991 के अपने अंदर अपनाया, ठीक है। और ये तो समझ लो फ्री के नंबर हैं, ये जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ये फ्री के नंबर हैं। यहाँ सीधा लिखा होगा, देखो ये लिखा हुआ 1991 नई आर्थिक नीति के समर्थन के बाद से, यही लिखा हुआ है इसने सीधा का सीधा। तो ये तो फ्री के नंबर हैं, ये केवल पढ़ना है और ऐसे आंसर दे देना है। कुछ क्वेश्चन तो बिना पढ़े भी हो जाएंगे। अब कह रहा है जी यहाँ पे कथन 1 देखिए, उदारीकरण को नियम या कानूनों को सरकार द्वारा उदार बनाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या ये चीज़ ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और उदारीकरण का मतलब है अर्थव्यवस्था से प्रतिबंधों को हटाना। क्या ये भी बात ठीक है? हाँ जी ये भी बात ठीक है। दोनों कथन जो हैं वो बिल्कुल सही दे रखे हैं। तो 56 का जो आंसर है वो जाएगा ए। 57वें की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं निम्न कथनों को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। नई आर्थिक नीति में उत्पादकता में वृद्धि हुई नई आर्थिक नीति से, क्योंकि संसाधनों को उनके प्रतिस्पर्धात्मक उपयोगों में जो है लाया गया। क्या ये बात जो है ठीक है या जो है ये बात गलत है? तो ये बात तो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है कि भाई जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया तो इससे प्रोडक्टिविटी के अंदर इंक्रीमेंट हुई, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं अब कंपटीशन हो गया मार्केट के अंदर, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया था। कह रहे सुधारों के अंतर्गत भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी ये बात ठीक है। लेकिन बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इन क्वेश्चनों को करते कैसे हैं। असर्शन ठीक है? हाँ जी असर्शन ठीक है। रीज़न ठीक है? हाँ जी रीज़न भी ठीक है। जब भारत ने क्या किया था, पहले अवमूल्यन किया, फिर हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट कर लिया। दोनों तो ठीक लिखे हुए हैं, लेकिन बेटा ऊपर बात चल रही थी संसाधन और उत्पादन की और नीचे आ गया ये विदेशी मुद्रा के अंदर, तो इसमें कोई संबंध नहीं बना, कोई रिलेशन नहीं बना। लिखे दोनों ठीक है, लेकिन रीज़न का असर्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। रीज़न जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दे रहा है। लिखे दोनों ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा कि भाई ये जो है लिखे दोनों ठीक हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ऊपर बात चल रही थी संसाधन उत्पादन की, नीचे पता नहीं काम विदेशी मुद्रा के अंदर ही आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है कि उपरोक्त लेखा तथा सामान्य ज्ञान के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। गलत स्टेटमेंट जो है हमें यहाँ पे बतानी है। आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में प्रतिबंधों को कम करना। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी ये बात तो ठीक है, सही लिखी हुई है। उदारीकरण से कंपनियों की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीमेंट हुई है प्रतिबंधों को हटाने से। तो ये बात बेटा यहाँ पे गलत लिखी हुई है, इससे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो है कमी आई है, वृद्धि थोड़ी ना हुई है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत लिखी हुई है। उसके बाद कहता है दोनों स्टेटमेंट में को पढ़ना है। उदारीकरण का निवेशकों तथा देश पर सघन व नकारात्मक प्रभाव हुआ है। जो हमने उदारीकरण का मतलब क्या है, जितने भी रिस्ट्रिक्शन बैरियर हैं उनको हटाना। तो कह रहा है इससे इन्वेस्टर का और देश पर निवेशकों का तथा देश पर सघन व नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। क्या ये बात जो है ये बात ठीक है या ये बात गलत है? तो बेटा ये बात बिल्कुल ही गलत है, स्टेटमेंट 1 तो गलत लिखी हुई है। नई आर्थिक नीति में सरकार की भूमिका को कम कर दिया गया है। ये बात ठीक है? हाँ जी ये बात ठीक है। पहले जो है 1990 तक सरकार का बहुत ही ज़्यादा रोल था, लेकिन पहले सरकार ने अपने लिए 17 उद्योग रख रखे थे और फिर 1991 में अपने सरकार ने आके 5 उद्योग कर दिए केवल। स्टेटमेंट 2 ठीक है, स्टेटमेंट 1 जो है स्टेटमेंट 1 गलत है, ये इसका आंसर है। 60वें की अगर हम बात करें, कह रहे हैं नई आर्थिक नीति संरक्षण नीति की असफलताओं का परिणाम थी। क्या ये बात ठीक है? पहले क्या चल रहा था, पहले तो हम प्रोटेक्शन पॉलिसी को हम अडॉप्ट करते थे, ठीक है, लेकिन वो काम नहीं आई, फेल हो गए हम। 1990 तक आते आते लघु उद्योगों को, छोटे पैमाने के उद्योगों को हम प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है, बाहर के किसी भी उसको आने नहीं देते थे, तो हम उसे प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन वो फेल हो गया। तभी तो हमने नई आर्थिक नीति को अपनाया। अगर सब कुछ सही चल रहा होता तो हमें अपनाना ही नहीं पड़ता इस चीज़ों को। तो ये चीज़ ठीक लिखी हुई है, हाँ जी ये चीज़ जो है ठीक लिखी हुई है। अब यहाँ पे कहता है, यहाँ पे बात चल रही है इंडस्ट्री की, ठीक है।
फिर कहते हैं निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद तथा भारी हानियाँ संरक्षण की नीति का परिणाम थी। कह रहा है अब हमने जो है हमने जो प्रोटेक्शन पॉलिसी को अडॉप्ट किया, उस प्रोटेक्शन पॉलिसी को अडॉप्ट करने की वजह से उस टाइम पे केवल सरकारी उद्योग थे तो वो हमें जो है पुअर क्वालिटी के गुड्स अवेलेबल करा रहे थे। जितने भी सरकारी उद्योग थे उसके अंदर लॉस हो रहा था। तो कह रहा है ये जो लोगों को पुअर क्वालिटी के गुड्स मिल रहे थे, सरकारी उद्योगों के अंदर घाटे हो रहे थे, ये प्रोटेक्शन पॉलिसी की वजह से हो रहे थे। क्या ऐसा ठीक है? हाँ जी, ये भी जो बात है बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन दोनों चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। रीज़न का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बेटा इसके और भी कई सारे रीज़न थे। केवल उद्योगी इसका रीज़न नहीं था, केवल संरक्षण की नीति का इससे कोई लेना देना नहीं है। व्यापार शेष अलग अलग सेक्टर के अंदर और भी कई रीज़न थे जिसकी वजह से हमने नई आर्थिक नीति को अडॉप्ट किया, ठीक है। केवल ये कह सकते हो पब्लिक सेक्टर जो है वो बेकार परफॉर्मेंस कर रहा था, केवल वो उसका रीज़न नहीं है, और भी कई रीज़न थे जिसकी वजह से हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया। लिखे चीज़ें दोनों ठीक हैं, लेकिन रीज़न उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दे रहा है। इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा बेटा। तो ये आपका जो है पूरा का पूरा पेपर था। 60 इसके अंदर क्वेश्चन थे, सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। इससे प्रीवियस 30 बता दिए थे, इसमें हमने 30 पे बात कर ली है। पूरा ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर जो है कंप्लीट हो गया। आई होप आपको जो है सब सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कौन सा क्वेश्चन क्या है, किसका आंसर है, यही क्यों होगा, क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।